भाई मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। उसे आवाज़ आई और साथ ही दरवाज़ा खुला तो वो जो कोहनी मेज़ पर टकाए उस पर चेहरा रखे एक एक चीज़ को गौर से देख रही थी सीधी हुई। दरवाज़ा पूरा नहीं खुला था, ना शायद वो बोलने वाला जानता था उसकी वहाँ मौजूदगी को। अदा जाफरी का क्या करना है? उसे जो इल्ज़ाम लगाया है उस पर आपने क्या सोचा है? न जाने आगे से क्या कहा गया, वो अंदर मौजूद शख्स की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। भाई वो न जाने किसके गुनाह को आपका बच्चा कह रही है, मुझे इजाज़त दे, मैं तो रातों रात उसको गायब। हाइफा का मुंह खुल गया था। अमीरों की हकीकत है। उधर साथ झटका लेके दिमाग ने कहा, हाइफा जल्दी लिखो, लोगों को उन जैसे लोगों की हैसियत से वाकिफ होना चाहिए। आप उसे छोड़ दें, बेशक आप दुनिया के सामने उससे डेट कर रहे हैं, हमारा मकसद उसके बाप तक पहुंचना है। हाइफा ने जल्दी से नोट किया। उसे डर भी लगा कि लोगों से और कराहियत भी आए। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर मुझे लगा कि पानी सर से ऊपर हो जा रहा है तो मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। वो जो भी था दरवाजा खोलता बाहर निकला, लेकिन इस लड़की को देखते हुए ठटकर रुका जो तेजी से कुछ नोट बुक पर नोट कर रहे थे। कौन हो? सफीशा ने उसे सर से लहजे में पूछा। बेजाज शाह से मिलना है, वो भी संजीदा से जवाब देने लगी। लिख क्या रही हो? सफीशा ने उसकी डैडी को देते हुए कहा। बहुत अच्छा इंटीरियर है यहाँ का, बस इसी से मरगूब होती हुई तस्वीरें उतार रही थी यहाँ की खूबसूरती को। वो जल्दी से अपना स्केच आगे करती बोली जो उसने उन बातों से पहले बनाना शुरू किया था। एक बात जान लो, अगर कुछ उल्टा सीधा बोला तो जान से जाओगी। वो उसे ठंडे लहजे में धमकाता हुआ निकल गया। जान से जाओगी? बड़े खुदा बने फिरते हैं, मुंह तो देखे जरा अपना छछूंदर। हाइफा ने अपना मुंह टेढ़ा करके उसकी नकल उतार दी। इतने में दरवाजा खुला और वही लड़की तेजी से अंदर आया। तब तक वो शख्स जो बेजाज शाही था यकीनन वो भी तेजी से बाहर आया। सर जाफरी साहब आए हैं, बिठाओ उन्हें, मैं आता हूँ। वो बोला। सर आपका इंटरव्यू? बेजाज आने अब तो उस लड़की को नहीं देखा था जो वहीं पर मौजूद थी। जो भी है वापस भेज दो, कल देखेंगे। वो बोलता हुआ बाहर निकल गया, जबकि हाइफा तो मुंह खोले हुए उसे देखती रह गई। सुन लिया, अब कल आइएगा। वो लड़की कहती बाहर निकल के तो हाइफा का गुस्से से बुरा हाल लगा। उसने बेजाज लगी शक्ल नहीं देखी थी अब तक, क्योंकि वो तेजी से निकल गया था। सिर्फ सूट बूट में चमचमाते उस शख्स की पूछ सी देख पाई थी वो। उफ, अमीरू क्यों चोंचले, जरा इनको जो शर्म आई कि हम गाड़ी का पेट्रोल और वक्त निकाल कर आए हैं उनसे एसी में बैठे हुए साहबजादों का इंटरव्यू लेने। वो जल्दी कुर्ती नीचे जाने के लिए लिफ्ट में बिना देखे कोई और भी दाखिल हुई थी। तब उसका फोन बजा। सदा का फोन था, उसने फौरन उठाया। वह शख्स इस लड़की के अंदर आने पर गुस्से से उसकी पूछ तो घूरा था। उसे इस बात करते हुए सुनकर मुठियां बीच गया। क्या हुआ सद्दफ आपी? कहाँ लाड साहब? क्या बताऊं सद्दफ आपी, कहाँ लाड साहब का इंटरव्यू हुआ? पूछे मत, इन लोगों को शर्म नहीं है। 2 घंटे इंतजार किया मैंने और अब एंड पर साहब बादशाह और शहनशाह कहते हुए निकल गए कि कल बुला लेना। पेट्रोल जैसे कल उनका बाप डलवा कर देगा ना गाड़ी में। कहने को ये डिग्रियां बैठ से लाई हैं और मेज पर जो मैनर्स जो जरा बराबर हो इनमें। वो जलती करती बोलती जा रही थी। वो शख्स अपने बारे में उसकी गुलफशानियां सुनते हुए जब से लब बीच गया। माथे पर सिलवटों का इजाफा हुआ था। उसका ये बदतमीज और अपने लिए गुस्ताख लहजा सुनकर वो वहां किसी की बातें सुना करता था। कभी वो बाहर निकल गई तो वो तेजी से बाहर निकला। ये कौन है? उसने रिसेप्शन पर उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा। सर शफीक ने भेजा था इंटरव्यू के लिए, उसने बताया। तो बेजात लब बीच से बाहर निकल गया जहां गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने गाड़ी में बैठते हुए इस लड़की को देखा जो धूप से बचने के लिए गालों पर हाथ रखती गुस्से से किसी की तलाश में थे। वो फिर चाइना की गाड़ी को देते वो बैठते चले गए तो वो सर चटता गया। सजा तो बहरहाल इस लड़की को मिलनी ही थी। कभी ना कभी आहट बजाज के बारे में बकवास करके गई है और वो भी उसके मुंह पर। वो काम करता घर चला गया था। ये कंपनी तो बस सहारा थी, मकसद तो उसका कुछ और था। आजकल वो सियासत के लोगों में उठने बैठने लगा था तो काम और बढ़ गया था उसका। अगली सुबह का अखबार तो सबने पढ़ लिया था, शायद जो नहीं भी पढ़ते थे उन्होंने भी पढ़ा था। आहट पहले ही सफे पर बड़े बड़े हलुफ में बेजाज शाह का असर रूप लिखा गया था। बेजाज शाह की असलियत के वो कैसा इंसान है, कैसा शख्स है। लोगों को इस मौका के छोड़कर अपना नाम तक न देने वाला बेजाज शाह। घमंड इतना कि किसी से बात करना पसंद नहीं करता, लोगों को इंतजार करवाता है और इंटरव्यू तक देना पसंद नहीं करता। अलमाइंडेड बेजाज शाह। और ऐसे कई अल्फाज उसकी शान में लिखे गए थे। आर्टिकल के इख्तिताम पर हाइफा सिकंदर वी न्यूज़ पर ये ना पढ़ते उसने अखबार फाड़ा और फोन कान से लगाया। क्यों छापा आपने ये आर्टिकल? उसकी बड़ी कीमत उठानी पड़ेगी आपकी सो कार जर्नलिस्ट को। ये सरासर बकवास है, किसी किस्म का कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं मैंने, तो कैसे आपका अदारा ऐसी बकवास और वाहियात बातें छाप सकता है? आप जानती हैं कि मैं अगर कार्रवाई करूं तो ये जर्नलिस्ट और आपका चैनल ऐसे बंद होगा कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इस किस्म का कोई अदारा भी था कभी। और आप जानते हैं कि बेजाज शाह कहता नहीं है, कर जाता है बिना इंजाम की परवाह किए। वो आगे से शायद माफी मांग रहे थे। आहर सबको अपने कारोबार प्यारे थे। इस लड़की को बोलो कि मेरे ऑफिस में आए, मुझसे माफी मांगे। आपके दाई की तरफ से कल सुबह की खबरों में यह बात छप जानी चाहिए कि सारी बातें बेबुनियाद और झूठी थी। 24 घंटे हैं आपके पास। उसके बाद किसी अच्छे की उम्मीद बेजाज शाह से मत रखिएगा। वो कहता हुआ काल काट गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे छिनाकर बड़ की बेवकूफ लड़की के साथ क्या कर डालता।
तुम मारो जाओगी मेरे हाथों कम अक्ल लड़की, वो दौड़ता हुआ और उठता हुआ काम पर निकल गया था। सर जाफरी साहब, और भी हैं लोगों की कॉल सर, फोन बंद करो, किसी को कोई सफाई देने का मूड नहीं है मेरा, वो कहता हुआ अपने कमरे में बंद हो गया। सर ऑफिस, अब दोबारा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसका आखिरी दिन होगा यहाँ। वो दौड़ता हुआ सबके मुंह पर दरवाजा बंद कर गया तो वो सब नजर कराया गया। फिर कुछ देर में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। सब इस लड़की पर इन्हें पा लिया था कि उससे अब बेजाज के हाथों में कोई नहीं बचा सकता था। दूसरी तरफ सारे ऑफिस वालों के कान शफीक रहमान के दरवाजे पर लगे हुए थे, जहां से गुस्से से बोलने की आवाजें आ रही थी और अंदर हाइफा थी। आपने कहा था कि आपने इंटरव्यू लिया है उसका। मैंने लिया था या नहीं? वो दाड़े। शफीक अंकल मेरी बात। हाइफा, कल आपने बेजाज शाह का इंटरव्यू लिया था, कल या नहीं? नहीं, पर तो किस बुनियाद पर वो सब लिखा तुमने? तुम जानती हो उसका अंजाम क्या होगा? ये सच है, मैंने बेशक उनका इंटरव्यू नहीं लिया होगा, लेकिन सब कुछ सच था। वो किसी इस बारे में बात कर रहे थे, वो भाई था शायद उनका। और बस, मैं सिकंदर की वजह से सब बर्दाश्त कर गया हूँ। हाइफा, अगर नहीं चाहती हो कि मैं इसे बताऊं या तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूं तो जाओ और माफी मांगो उसे। हरगिज नहीं, झूठ लिखा होता तो जरूर मांगती, सब सच था, आप मुझ पर यकीन करें। तुम पर यकीन कर भी लूं तो मैं उसे धमकी दी है कि वो ये कंपनी बंद करवा देगा। हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है यहाँ से, सब बेरोजगार हो जाएंगे। वो चलाए तो वो चेहरा झुका गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सही कह रहे थे, उसने जान लिया कि ताकत में खुद से बड़े लोग झूठे भी हों तो दुनिया उनकी इज्जत करती है। मैं चली जाऊंगी, मैं आज के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, बाबा को मत बताइएगा, वो तुम्हारा कैरियर तबाह कर देगा। हाइफा, आपके वो नरमी से बोले। मैं समझ गई, सच ही यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। उसने आंखें रगड़ते हुए आंसू साफ किए। इस सच का क्या करोगे बेटा, जिससे आपके साथ साथ हजारों लोगों की जान खतरे में डाल जाए? मैं समझ गई, मैं जाती हूँ। वो बाहर निकल गई और फिर वो इस जगह खड़ी थी जहाँ से वो कल निकली थी। उसने आंखें मीची जो पहले ही हल्की सी सूज गई थी, साइडा से रोने की वजह से, और गाल गुलाबी हो गए थे। उसने होंठ काटे और सीधा लिफ्ट मैन में दाखिल होती हुई मतलूबा जगह पर पहुंच गई। हाइफा सिकंदर, वी न्यूज, उस कार लड़की ने पूछा। जी सर, आपका ही इंतजार कर रहे हैं, वो बोली। तो हाइफा अंदर की तरफ कदम बढ़ा गई और दिल को मजबूत किया। यह मकसद पूरा होने तक वो बेजार चाह से निगाहें मिलाते अपने मकसद से आगाह करने लगा। हरगिज नहीं, अगर तुम सोचते हो कि हमारा मकसद पूरा हो जाने के बाद उसे छोड़ दोगे तो भूल जाओ, नाकाम मजाक नहीं है, अगर काट लिया तो क़यामत तक निभाना पड़ेगा। बेजार शाह हतमी अंदाज में बोला। किसी की जिंदगी, खास तौर पर किसी औरत की जिंदगी से खेलने के हक में वो बिल्कुल भी ना था। मुझे मंजूर है, सफीशा ने दिल में कुछ सोचते हुए कहा। आहर में वो बेजार शाह को मना ही लेता, किसी लड़की के साथ वो कहाँ रहना चाहता था। न कहा तो मैं इसे अजियत देने के लिए कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ऐसे करते वो गुनाह का मुतरादिफ ठहरता था। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है शाह? सफीशा ने तेज से सर हिलाया तो बेजाद शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे गले लगाया। तो सफीशा उसे लगता कि अपने भाई की मोहब्बत खुद में उतारने लगा। इन दोनों भाइयों की जान बसती थी एक दूसरे में। क्या वो राजी है? बेजार शाह ने अचानक पूछा तो वो गड़बड़ा गया। उसका जवाब आप जानते हैं, सफीशा बोला तो बेजार शाह के चेहरे पर संजीदगी छा गई। आहर में अगर उसने मुझसे मदद मांग ली ना, तो तुम जानते हो सफ़ी कि बेजार शाह तुम पर उसे फोके देगा। बेजार शाह ने उसे हकीकत बताई, लेकिन इस बार वो कुछ सुनना नहीं चाहता था। वो सिर्फ इस वजूद को नुकसान पहुंचाना चाहता था जिससे नफरत थी। उसे तकलीफ देना चाहता था कि नफरत का इलाज उसे इससे कुछ बेहतर ना लगा था। शाम के वक्त वो तैयार था। उसे फैज मैंशन के तमाम कैमरास को हैक कर लिया और महाफैज को कॉल करने लगा जो उठा नहीं रही थी। डैम, उसे तैश आया उस लड़की पर। उसने जल्द यहाँ से निकला था क्योंकि अशर फैज कभी भी आ सकता था। वो डरता नहीं था, लेकिन ऐसे में महाफैज को वहां से निकालना मुश्किल हो जाता। उसने काम वाली से रब्ता किया जिसने माह का बाहर में होने का बताया, लेकिन सफीशा पर असर नहीं हुआ था। मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगले 10 मिनट में वो पिछली सरबराह मुझे मिलनी चाहिए, वो कहता हुआ कॉल काट गया और यहाँ से वहां चक्कर काटते अपनी सफेद गाड़ी को ठोकर रसीद करने लगा। अगर वो ना आई, उसके माथे पर जाल बिछने लगा क्योंकि गड़ी नौका हिंसा अब अबूर कर गई थी। जब वो सामने से आती हुई दिखाई दी, उसे जबरदस्ती लाया गया था वहां। मैं नहीं जाऊंगी कहीं, सफीशा को देते हुए चटक पड़ी और पूरी की वजह चलाई तो सफीशा ने नागवार से उसे देखा और फिर काम वाली को उसके पैसे देता हुआ रवाना किया। बैठो। हरगिज नहीं, वो हल्का हल्का कांप रही थी। सफीशा ने उसके बाजू का साथ गिरफ्त मिलते हुए उसे घर में दिक्कत देने वाले अंदाज में बिठाया और अंदर बैठते ही ड्राइवर को हुक्म दिया, गाड़ी तेजी से सड़क पर धुराई। उतारो मुझे, आवाज अब हलक सा निकले, वरना वाइट्रोस ने तो जुबान गद्दी से निकालूंगा, खूब जानता हूं मैं। उसके लहजे की आवाज हल्क से ना निकले। वाइट रोज ने तो जुबान गद्दी से निकालना खूब अच्छा जानता हूं मैं। उसके लहजे की सफाकियत और सत निगाहों को देते वो डर कर दरवाजे के साथ चिपकी थी और सारे रास्ते रब्बुल इज्जत के नाम का विद करती आई थी कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए और वहां से गायब हो जाए। वो कोई फ्लैट था जहां वो आए थे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे कि मौलवी साहब सामने बैठा उसे कलमात अदा कर रहा था। बच्ची की रजामंदी के बगैर यह मुमकिन नहीं है शाह साहब, वो बोले।
तो वीडियो कॉल में नजर आते शख्स के चेहरे पर हरकत सासरा छाए। शाह बेजार चाने से पुकारा तो बोला, बीतता हुआ गहरी सांस बैठ गया मगर महाफैज को बाजू थमता हुआ अंदर कमरे में लाया। क्या चाहती हो? वापस जाना चाहती हूँ। ये जबरदस्ती नकार नहीं करना मुझे किसी अनजान शख्स से जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, जो कुछ ही दिन पहले मेरी जिंदगी में आया, अब मुझे मानना चाहता है। मानना तो वाकई मकसद है मेरा। तुम्हें और मैं कौन हूँ ये तुम्हें मेरे करीब आने पर पता चलेगा, इसलिए आप कोई ड्रामा मत करना। मुझे किसी सूरत मंजूर। सफी शाह ने आगे बढ़ा, उस पर झुका। किसी गैर महरम से यूं मिलना कबूल है तो मुझे मंजूर है, ये सब अब भी रुकवा देता हूँ मैं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में तुम्हें सिर्फ सफी शाह को जीना है अपनी नाजुक जान पर। वह इस कदर सख्त लहजे में बोला कि महाफैज का चेहरा तप उठा और जिस्म से उसके शर्ट पैंट से कमता हुआ जामद सा हो गया। इतनी सफाकियत। फिर उसने चेहरा झुकाया और गहरा सांस पड़ने लगी कि हवा में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। सफीशा ने उसके हाथ को थामा और बाहर ले जाना चाहा। ये जान ले कि महाफैज आपको माफ नहीं करेगी, वो नम लहजे में बबसी से बोली और महाफैज से माफी मांगी भी नहीं जा रही। वो कहता हुआ बाहर निकल गया बिना पीछे देखे। शायद वो जानता था कि आपकी बार वो इनकार नहीं करेगी। फिर बेजाद शाह और कई गार्ड की जेर निगरानी में निकाह शुरू किया गया था। माँ के हाथ काम पड़े थे, उसका पूरा वजूद तप रहा था। न जाने उसने कैसे वो दो लफ्ज अदा किए थे, क्योंकि अब आजादो कबूल की बारी सफीद शाह की थी। उसके बाद मौलवी साहब ने शायद उन्हें रिश्ता अजवाज में बांध जाने पर मुबारकबाद दी थी। क्या किसी को किसी की तबाही पर भी मुबारकबाद दी जाती है? वो बस यही सोचे जा रही थी। हाथ गो में बेहिस्सो हरकत पर थे और आंखें अब खुश थी। वो किसी शख्स से बांध गई थी इस दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ते की हैसियत से, जिसने ये सब क्यों किया था उसके अलावा कोई नहीं जानता था। उसने निगाहें उठाकर सफीशा को देखा जो अब सबको रुखसत करता उसकी तरफ आ रहा था और महाफैज होशो हवा से बेगाना होती एक तरफ को गिर गए थे। स्क्रीन की दूसरी पार बेजाद शाह ने होंठ पीछे 7 निगाहों से सफीशा को देते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की तो सफीशा ने नफरत से सामने मौजूद को देखा। कम इन। दरवाजा खटखटाने पर वो अंदर दाल हुई तो बेजाद शाह ने उसको देखा। काली शलवार कमीज पर सुरख रंग का हिजाब के सूजी आंखें और गुलाबी होते हुए नाक और गालों से वो छोटी सी लड़की अंदर दाल हुई थी। बैठो। वो बैठ गई लेकिन निगाहें उठाकर ऊपर नहीं देखा। मैं कल के लिए माफी चाहती हूँ आपसे मिस्टर बेजाद। वो बस बोली तो इतना और उठना चाहा। मिस हाइफा सिकंदर, अभी मैंने जाने को नहीं कहा। वो ठंडे लहजे में बोला कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट पैदा हुई। वह निगाहें उठा गई और सामने ही उसकी निगाहों से जबरदस्त तसादम पर निगाहों का नजरों का जाविया मोड़ गए, जो इस वक्त भी 3 पीस सूट में बालू का सेट किए हुए माथे पर सिलवटों का जाल लिए हुए था। उसके ऑफिस की लड़कियां सही कहती थी कि वो पुरकशिश था बेहद, इतना के सामने मौजूद किसी भी लड़की को ठटरने पर मजबूर कर दे। वो फौरन निगाहें हटा गए। शक्ल से हसीन और दिल से मुनाफिक। क्या वजाहत देंगे अपने जुड़ के बारे में? वो बोला, कुछ नहीं, मैंने जो कुछ लिखा आप भी जानते हैं कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं था। कल जब आप अपने भाई से जेल बहस थे किसी अदा नामी लड़की के बारे में तो वहीं पर मौजूद थी और सब सुन रही थी। मैंने वही सब लिखा जो सुना और बाकी की बातें भी आप जानते हैं कि कितनी दुरुस्त है। या मैं सिर्फ इन लोगों के लिए आई हूँ जिनकी रोजी छीनने की आपने धमकी दी है। मैं एक बार फिर माजरत हवा हूँ। और वो जो तब से निगाहें झुकाए सब बोल रही थी अपने जूतों से कुछ फासले पर मर्दानी शूज दिखते हुए थमी। वो उठकर उसके नजदीक आ गया था, पर कब? उसे कैसे पता ना चला। उसने निगाहें उठाई, अपनी जगह से खड़ी होकर उसके सीने से टकराते हुए बचा। तो आप लोगों की निजी बातें भी सुनती हैं और फिर से छापती भी हैं। कमाल, जबरदस्त। वह सर्द से लहजे में बोला, मैं माफी मांग चुकी हूँ, मैं चलती हूँ। रुको, अपने सवाल पूछो और इंटरव्यू मुकम्मल करो जो कल छापा जाएगा और उसके इत्ताम पर तुम लिखोगे कि तुम गलती तुम्हारी थी, तुमने किसी गलत फहमी की बुनियाद पर वो सब छापा है। मुझे मंजूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सारा एलीट क्लास में बात पर आंखें बंद कर यकीन कर लेगा, लेकिन मिडिल और लोअर क्लास के लोग जान जाएंगे कि ये माफी किस तरह ली गई है। वो बोली तो बेजाद शाह को लगा कि वो छोटी सी लड़की उसके मुंह पर तमाचा मार गई है। हाइफा सिकंदर, तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं बताएं, मैं सुन रही हूँ। क्योंकि आप खुदा नहीं है इसलिए मुझे डराए नहीं। वो उसकी बढ़ती बोले। सच में उसके दूर होने को उसका डरना समझता हुआ उस पर लतीफ सी चोट कर गया था। ये फासला मैं हर अनजान और गैर मर्द से रहती हूँ। आप करीबी आए तो मुझे उठना पड़ा और बेजाद शाह को लगा कि खुद पर जब्त नहीं कर पाएगा। शट द हेल अप। इंटरव्यू पूरा करो और निकलो फौरन। वो बोला तो सामने मौजूद लड़की पल में हिलकर रह गई थी उसकी दांव पर और फिर खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए सवालात करने शुरू किए और उन्हें डायरी पर उतारने लगी। शादी कब करेंगे आप? एक आखिरी सवाल पूछते हुए सर उठाते हुए बेजाद को देखा। आप क्यों इतनी दिलचस्पी रखती है मेरी शादी में मिस हाइफा? वो बोला तो हाइफा ने लानत भेजी सदफ के सवाल के ऐड करवाने पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, मैं चलती हूँ। शफीक साहब को बोलिएगा कि अगली बार तुम्हारे अलावा किसी और को भेजे, क्योंकि कल के बने जर्नलिस्ट के लिए वक्त नहीं है। बेजाद के पास वो कहता हुआ निकल गया और हाइफा का दिल किया कि इस शख्स को मार दे। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? वो सोचती हुई बाहर निकल गई और वो दोनों लिफ्ट के पास खड़े थे। मेरे बाद आइएगा आप। वो पल में उसकी औकात का तयन कर गया। मुझे शौक नहीं है आपकी कंपनी का मिस्टर बेजाद
सीढ़ियाँ हम जैसे लोगों के लिए बनी है, मैं वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। वो कहती हुई चली गई। बेजार शाह खुद को जब्त के पर हैरत हुई। ये उसकी 29 साल जिंदगी की पहली लड़की थी जिसके साथ ये लहजा अपनाती अब तक बची हुई थी। वो बाहर निकल गई तो वो अंदर मौजूद कमरे में जाता हुआ सारे डिजाइन देखने लगा। निगाहें लाशोर के ऊपर खिड़की से बाहर पड़ी जहाँ हवा से उसकी कमीज और हिजाब दोनों उड़ रहे थे और वो फाइल और बैग के साथ बामुश्किल उन्हें संभाल रहे थे। उसे न जाने क्यों वो मंजर नागवार गुजरा। इस लड़की से बोलो कि अंदर आकर इंतजार करे। वो जानता था कि वो अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही है। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा, जिसने मुंह खोले पहले बेजाद को देखा और फिर डरता हुआ बाहर निकल गया। मैम प्लीज अंदर चले, अंदर इंतजार कर ले। क्यों? वो तीखे लहजे में बोले तो सेक्रेटरी घबरा गया और मुड़कर खिड़की से देखते हुए बेजाद को देखा और फिर अंदर आ गया, मायूस होते हुए, क्योंकि वो लड़की वहीं पर खड़ी थी। बेवकूफ औरत। बेजाद ने साथी से लब आपस में पेवस्त किए और गाड़ी में बैठे हुए देखकर काम पर लग गया। माफीनामे के साथ आर्टिकल के पब्लिश होते ही खामोशी छा गई थी, लेकिन हाइफा सिकंदर को बेजाद शाह की एक आंख नहीं पाया था और मुखालिफ सिमत भी कुछ ऐसा ही मामला था। बेजाद शाह ने एक दावत मुनकिद की थी तमाम सियासी जमातों के लीडरों के लिए, क्योंकि साथ में आहिस्ता आहिस्ता अपना कदम जमा रहा था। जहाँ की इतनी तड़की लोगों की हैरान की हुई थी तो कहीं लोग उससे नफरत और जलन का शिकार भी थे। मीडिया को भी बुलाया गया था क्योंकि उसकी सालगिरह भी थी, जो वो बनाया नहीं करता था, लेकिन किसी खास मकसद के लिए सब किया गया था जो कोई नहीं जानता था। बेजाद शाह की दावतनामा हमारी कंपनी को भी मौसूल हुआ है। सदर ने उसे बताया। सब लड़कियों के कान खड़े हो गए, लेकिन हाइफा ने अनसुनी कर दी। सच में? ओ, सर शफीक न जाने किस खुशकिस्मत को साथ लेकर जाएंगे, लड़कियों ने सोचा। किसी को भी नहीं, सवाए हाइफा के। सदर ने सबके सर पर बम फोड़ा था। वो जो तब से एकदम दिलचस्पी से बैठी हुई थी, झटके से सर उठाया। क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम, मैं और गाजी जा रही हैं सर के साथ। मुझे नहीं जाना। मैं जाकर क्या करूंगी? और मुझे दिलचस्पी नहीं है इन चोरों के दावतों में जाने की। मैं अपनी जगह किसी और को भी, बिल्कुल भी नहीं। सर शफी पहले भी तुम पर ही गुस्सा है। उन्होंने हम तीनों का नाम लिया है और इसमें काफ़ी मदद मिलेगी तुम्हें। वहाँ तुम नए लोगों से मिलोगी, बातचीत करोगी जो तुम्हें मुस्तकबिल में फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा। अभी एतराज़ है तो सर से बात कर लो। सदर ने कांधे उचकर वो मुंह बसोड़ते हुए बैठी रही। कब जाना है? आज रात। उफ, वो घर चली गई थी। बेटा आज आपने जाना है किसी दावा पर? मुझे शफीक ने बताया था। उसके बाबा ने पूछा। यह सिकंदर साहब का छोटा सा मिडल सा घराना था जहाँ वो किसी सरकारी स्कूल के उस्ताद थे। उनकी अहलिया साइमा सिकंदर घरेलू औरत थी। उनकी 2 ही औलादें थी, हाइफा और उससे छोटा हसन जो अभी 11वीं जमात में था। सिकंदर साहब की एक ही बहन थी जिनकी भी 2 ही औलादें थी और हाइफा में सिकंदर साहब की जान बसती थी क्योंकि उनकी इकलौती बेटी और पहली औलाद थी। वो इसे इस शोबे में नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उसकी जिद पर उन्हें घुटने टेक दिए थे। और दूसरी वजह यह भी थी कि शफीक उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे जो खुद एक चैनल के मालिक थे। जी बाबा। ओके, तैयार हो जाओ, मैं छोड़ दूंगा। ओके।